बच्चा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिमाप से संबंधित बातें जान ली। परिमाप में कुछ चीज़ें छूट गई थी और जो चीज़ें छूट गई थी उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि वृत्त के परिमाप की अगर बात मैंने कर दी, वृत्त कल भी मैंने डिस्कस किया था क्लास लेते समय, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे वृत्त के परिमाप की, तो वृत्त में पहले जानो क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ये मान लेते हैं कि एक वृत्त है, वृत्त के बीच में सेंटर होता है, वृत्त के बीच में सेंटर होता है और सेंटर से किनारे तक की दूरी, इस किनारे वाले भाग को हम लोग परिधि बोलते हैं। और ये जो परिधि है इसी को हम लोग परिमाप बोलेंगे। क्या? परिमाप। किसका परिमाप? वृत्त का परिमाप। किसका परिमाप? वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप होगा क्या? परिधि। परिधि के फार्मूले को अगर हम डिवाइड यहाँ पे डेरिवेशन करें, परिधि का फार्मूला आता कहाँ से, तो सबसे पहले जानिए कि इसको हम बोलेंगे आर। आर बोले तो त्रिज्या, आर बोले तो क्या? त्रिज्या। केंद्र से किनारे की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। अगर इसी को जस्ट हम डबल कर दें, यानी कि एक त्रिज्या इधर भी कर दें, तो ये जो त्रिज्या इधर है अगर उतनी ही लंबाई हमने इधर बढ़ा दी तो ये भी आर ही होगा, क्योंकि सेंटर से किनारे की दूरी है। तो त्रिज्या आर, त्रिज्या आर, यानी कि 2r। तो जो व्यास हो जाएगा वो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होगा, 2 गुणते त्रिज्या। बात समझिएगा जरा। अगर व्यास की बात करें तो सबसे बड़ी रेखा जो वृत्त के इंटरनल भाग में होती है उसको बोलते हैं वृत्त का व्यास, रेडियस, और त्रिज्या का जस्ट डबल होती है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि भाई पाई क्या है, आखिर पाई क्या है, व्हाट इज पाई, पाई क्या है। तो अगर हम पाई की बात कर लेते हैं, ये जो पाई का क्वेश्चन है ना, ये बहुत ढेर सारे बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, डायरेक्ट दे दिया जाता है कि पाई क्या है, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, बताइए पाई आखिर है चीज़ क्या। तो पाई एक अनुपात है। पाई इस बड़ी लाइन और ये पूरा जो आपका परिमाप है उसका अनुपात कहलाता है। इसका मतलब ये है कि पाई बराबर है क्या, तो पाई बराबर परिधि बटे में व्यास। परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग पाई बोलते हैं। पाई बराबर परिधि, और अगर हम व्यास की बात करें तो व्यास त्रिज्या का जस्ट डबल होता है, यानी कि 2 × में r, यानी कितना हो जाएगा? 2r होगा। यानी कि हम व्यास को हटा करके 2r लिख सकते हैं। अगर 2r हम इस साइड में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? परिधि बराबर में 2πr, ये फार्मूला बनेगा आपका परिधि का। यहाँ से आपने देखा कि व्यास त्रिज्या का जस्ट डबल है, तो अगर हम त्रिज्या को निकालना चाहें और हमको व्यास गिवन दिया हो, पहले से गिवन हो व्यास, तो त्रिज्या बराबर हम लिख सकते हैं व्यास और बटे में कितना? 2। तो जो व्यास का आधा होता है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ये इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें, क्षेत्रफल निकालना चाहें कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल की अगर परिमाप आपको क्लियर हो गया क्या? परिमाप का मतलब परिधि। परिधि बोले तो कितना? 2πr। पाई के वैल्यू का जिक्र कर लेते हैं। जो पाई है एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू यूज की जाती है लगभग में, अप्रोक्सीमेट कितना? 22/7 लगभग वैल्यू होती है, क्लियर वैल्यू नहीं होती। हम लोग अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, इजी करने के लिए 22/7 यूज कर लेते हैं, लेकिन ये लगभग मान है, पूरी तरीके से परफेक्ट मान नहीं है। पाई की वैल्यू की गणना जो है वो कंप्यूटर भी नहीं कर पाया अभी तक पूरी तरीके से, बहुत काफ़ी डिजिट, इनफाइनाइट डिजिट तक जाता है वो। तो हम अगर बात करें अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो कितनी है? 22/7। और पाई की वैल्यू अगर डेसिमल में 2-3 अंक तक देखा जाए तो पाई लगभग होता है कितना? 3.1415 ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी। आइए बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, आइए थोड़ा सा हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि हमको वृत्त का फार्मूला डायरेक्ट पता नहीं है। तो इसको इस तरीके से हम काट लेंगे। काटने के बाद एक भाग आपको ऐसा दिखेगा नीचे की ओर, और एक भाग हम इससे उल्टा करके लगाएंगे ऐसे, ठीक है? इस प्रकार से लगाएंगे। एक भाग को काटा तो इस प्रकार से निकला, और इसी को हम सजाएंगे।
एक ऊपर के तरीके और एक नीचे। अगर हम इसको सटा दें, सपोज कीजिए कि इस वैल्यू को हम इस वैल्यू को बोल रहे हैं, इस डायग्राम को अगर हम सटा के बनाएं यहाँ पे, तो ये एक लाइन ऐसे हो गई, एक लाइन ऐसे, और इसको मैंने सटा दिए इस प्रकार से। अगली लाइन को हम ऐसे ले सकते हैं और ये इस तरीके से कंप्लीट करेगा इसको। यहाँ से एक ले लिया हमने, मतलब कि एक भाग को ऊपर की तरफ से झुका के रखा है, एक को सीधे इस साइड में रखा मैंने। तो ऐसे करते करते हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा जो कि लगभग आयत के तरीके होगा। किसके तरीके होगा? आयत के तरीके होगा। यानी कि एक संरचना हमको ऐसी प्राप्त होगी जो आयत के तरीके हो जाएगी। और आयत के तरीके होगी तो जरा समझते हैं इसमें, ये वाला जो भाग है ये आधा ऊपर सजा है और यही वाला भाग आधा नीचे सजा है। ये जो किनारे किनारे का भाग होता है वो परिधि होती है, परिमाप होता है, जो कितना है 2 पाई r। इसका मतलब है कि 2 पाई r का आधा भाग ऊपर है और 2 पाई r का आधा भाग नीचे है। ये जो निकाला मैंने वो किसका आधा है? 2 पाई r का आधा। इसका मतलब कितना होगा? ये पाई r ऊपर भी और पाई r नीचे भी। अब ध्यान से देखिए, ये सेंटर है और ये सर्कम्फ्रेंस है, परिधि है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? त्रिज्या। केंद्र और यहाँ पे परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या। यही त्रिज्या यहाँ पर भी है, यही त्रिज्या यहाँ पर भी है, तो ये भी r है, ये भी r है। यानी कि वृत्त के ढेर सारे ट्रायंगल शेप का बना करके अगर हमने वहाँ पे उसको सजाया, एक ऊपर से और एक नीचे से, तब जा कर के हमको एक आयत प्राप्त होगा जिसकी लंबाई कितनी होगी? पाई r होगी, और जिसकी चौड़ाई कितनी होगी? r होगी। समझिएगा ध्यान से। वृत्त के ढेर सारे टुकड़े करके, कटिंग करके ऊपर से और नीचे से मैंने लगा दिया। ये परिधि वाला भाग आधा ऊपर आ गया, आधा नीचे। आधा ऊपर का मतलब 2 पाई r का आधा पाई r कहलाएगा। तो हमको एक ऐसा एरिया प्राप्त होता है, एक ऐसा संरचना प्राप्त होता है जिसका एरिया आयत का क्षेत्रफल होगा। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? ये क्या मिला हमको? आयत। हमने इसको चेंज किया आयत के रूप में, तो आयत मिला। तो उसकी लंबाई कितनी बच्चा? उसकी लंबाई है पाई r, और उसकी चौड़ाई कितनी है? तो उसकी चौड़ाई है कितना? r। तो आपको लंबाई पता होगी 2r है और चौड़ाई कितनी है? r है। तो अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालें, आयत का क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई कितनी? पाई r और चौड़ाई कितनी? r। तो टोटल क्षेत्रफल कितना इसका आ गया? वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, हमने किसका निकाला? आयत का। आयत का क्षेत्रफल निकाला। लेकिन आपको पता है कि ये आयत तभी बना है जब मैंने वृत्त को काट के यहाँ पर सजाया। मतलब कि आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि हम आयत का क्षेत्रफल को हटा के क्या लिख सकते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बच्चा याद कर लेना, कितना होता है? पाई r स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही क्या? पाई r स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है? वृत्त का क्षेत्रफल है। अगर अर्धवृत्त का हम निकालना चाहें, अगर अर्धवृत्त की अगर हम बात करते हैं, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा। यानी कि हम अगर आपसे कहें कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर डिविजिबल बाई कितना? 2। पाई r स्क्वायर में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए थोड़ा आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अगर हम बात करें क्षेत्रफल से संबंधित और भी संरचनाओं की, तो प्रिज्म में कभी कोना पूछा जाता है। अगर हम प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म में, अच्छा प्रिज्म बनता कैसे है? प्रिज्म में किनारों की अगर बात कर लें, परिमाप की बात करें, कितने किनारे होते हैं प्रिज्म में, तो प्रिज्म में संरचना कैसी होती है? ध्यान दीजिए, 2 आयताकार स्लैब को अगर हम एक दूसरे झुकाएंगे, ट्रायंगुलर बनाएंगे, अगर ध्यान से देखना, जैसे कि 2 बुक ले ली मैंने, ऐसे उसको डिवाइड कर दिया, तो कैसा बनेगा वहाँ पे? ठीक, देखते हैं। ये एक मैंने स्लैब ले लिया, इस प्रकार से बनाया इसको, ठीक। ये मैंने प्रिज्म बना ली, ये प्रिज्म बना आपका। अगर आप इसको साइड से देखोगे, ये एरिया समझना, क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, ऐसा देखेगा।
साइड से देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, एक स्लैब इधर से झुका है, एक स्लैब इधर से झुका है, ऐसे झुका हुआ है। अगर ये झुका हुआ है तो हम मानेंगे कि एक उधर किनारा है, एक ये किनारा, एक ये किनारा। जरा काउंट करना, वैसे इधर भी एक किनारा होगा, एक किनारा इधर भी होगा पीछे साइड में। अगर उस साइड से हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक किनारा उधर भी है। अब देखिए कैसे बनता है। तो किनारे की संख्या यहाँ पे 1 2 और नीचे 3, ये 4, ये इसके अलावा यहाँ पर बीच में भुजा बनती है 4 के बाद ये 5 और 6, ये 7 रहा और ये कितना रहा 8 रहा। और नीचे का बेस में एक नीचे होता है साइड में, वो हमको दिखता नहीं, वो इसके पीछे होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम शेप ले सकते हैं इस प्रकार से। एक पीछे की साइड में होता है और वो हो जाएगा हमारा नंबर 9। तो अगर प्रिज्म ट्रायंगल है, ट्रायंगल शेप का है, तो इसमें किनारों की संख्या कितनी हो जाती है बच्चा? 9 हो जाती है। तो प्रिज्म अगर त्रिभुजाकार है तो उसमें कितने होंगे? टोटल 9 होंगे। क्या 9 होंगे? किनारे। कौन सी बात करें तो कौन से गिन लीजिए। तो 3 कोण से यहाँ पर हैं और 3 ही कोण से यहाँ पर पीछे साइड में भी होंगे, 1 2 3। तो 3 टोटल कितने कोण हो जाएंगे? 6 कोण हो जाएंगे। 1 2 3 इधर के। अगर कोणों की बात कर लें तो कोण कितने होंगे इस प्रिज्म में? तो कोणों की संख्या 6 हो जाएगी। 3 इस साइड में, 3 इस साइड में। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रिज्म में किनारों की संख्या बताइए कितनी होगी, प्रिज्म में आप बताइए कि कोणों की संख्या कितनी होगी। आइए अब अगले ज्यामितीय स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं हम लोग। प्रिज्म समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक घनाभ की या फिर घन की। घन, क्यूब, फार्मूला से बहुत ढेर सारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो अगर हम घन की बात करते हैं तो घन तो सब लोगों ने बनाया होगा कभी ना कभी। इस प्रकार से संरचना बनाई होगी घन की, और बहुत मज़ा आता होगा कॉलेज में किसी की कॉपी पे ये स्ट्रक्चर बनाने का, हाथ पर बनाने का। और कभी कभी तो बच्चे लेकर के भी आते हैं इस प्रकार की संरचना देखने के लिए। कितना मज़ा आ रहा है इसको सॉल्व करते घुमा घुमा करके। तो घन एक ऐसी संरचना है जिसमें कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो घन में अगर बात कर लें भुजाओं की, तो घन की भुजा A है और सब के सब क्या होंगी? समान होंगी। जितनी भुजाएं होंगी सब के सब बराबर होंगी। आज देखते हैं इसमें कुछ स्पेशल बातें। और कोण भी कितने को होंगे? सभी फल के कोण 90 पर झुकी होंगी एक दूसरे से। एंगल कितना होगा यहाँ पे? 90 डिग्री का होगा। जरा समझते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन एक त्रिविमीय संरचना है जिसमें कि आपको लंबाई भी मिलेगी, चौड़ाई भी मिलेगी और ऊंचाई भी मिलेगी। लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी कितनी है? a है। तीनों की तीनों डायमेंशन सेम होती हैं। घन में सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। अब समझना कि घन में सभी भुजाएं अगर इक्वल हैं तो इसमें किनारे कितने होंगे? किनारे पूछे जाते हैं। किनारे कितने होंगे? कोन्स कितने होंगे? और फलक कितने होंगे? अगर किनारे की बात करें तो जरा काउंट करते हैं किनारे। 4 ये किनारे, 4 इस साइड के किनारे, 4 4 8 और 4 इस साइड के किनारे। तो 4 4 8 और 4 12। तो किनारों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। कोन्स की बात कर लेते हैं तो 4 कोन्स ऊपर हैं और 4 ही कोन्स नीचे हैं। जरा काउंट करना। हमने किनारों की बात की, किनारे समुंदर के नहीं बाबा, किनारे काहे के? घन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो टोटल किनारे कितने हो गए? 12 हो गए। और कोण की बात कर लें तो एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये, 4 कोने ऊपर और 4 ही कोने नीचे। यहाँ पर भी ये 4 कोने हैं आपके। तो कोनों की संख्या कितनी हो गई? टोटल कोनों की संख्या 8 हो गई। 4 ऊपर और 4 नीचे। किसी भी साइड से देखोगे 4 4 दिखेंगे। फलकों की संख्या 6 होती है, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं और एक पीछे और एक सामने। टोटल फलक कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 6। ये बातें पूछी जाती है कि एक घन में कितने किनारे होते हैं, कितने कोन्स होते हैं, कितनी फलकें होती हैं।
और भुजाएं सभी की सभी कैसी होंगी, इसमें इक्वल होंगी, सभी भुजाएं एकदम बराबर होती हैं। तो भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर हम इसके परिमाप की बात कर लें, किसकी बात कर लें, परिमाप, जरा समझना, आज परिमाप बेसिक क्वेश्चन हो रहे हैं। परिमाप का मतलब कि सभी किनारों को नापेंगे हम, तो सभी किनारे नप जाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, जरा नाप के देखो तो, किनारे 12 हैं और सभी किनारे की लंबाई उतनी ही है, कितनी, a। तो परिमाप a में 12 से गुणा करने पर मिलेगा, तो जो आपका घन का परिमाप होगा वो कितना होगा, 12 इंटू में a। याद रखना घन का परिमाप कितना, 12 इंटू में a। किनारों की लंबाई जोड़ने पर आपको मिल जाएगी, 12 बार a जोड़ देंगे तो आपको परिमाप मिल जाएगा। अगर 12 बार a जोड़ना है तो हम a में 12 का गुणा कर दे, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। और चीज़ें, एक साइड का जो क्षेत्रफल होता है, अगर हम क्षेत्रफल की बात कर लें, किसका क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, तो घन में एक साइड का क्षेत्रफल a स्क्वायर होगा, तो 6 साइड का कितना होगा, 6a स्क्वायर। घन में अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लें, इसको हम लोग अगले पेज पे देखते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो हम लोग अगले पेज पे से देखते हैं। तो बच्चा हम लोग घन पे थे, अब देखते हैं घन की भुजा वगैरह कैसे निकालना है। ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, घन का भी बनाया ना, बना रहा हूँ, ये बन गया घन का। वर्ग बना भैया, घन तो बन ही जाएगा, काहे लिए नाटक कर रहे हो। मार्कर से, अच्छा चाक का बोर्ड होता है, लेकिन आधुनिक दुनिया बोलती है कि चाक से क्यों पढ़ेंगे बच्चे मार्कर से पढ़ेंगे। चलो देखो, सभी भुजाएं थे, काउंट किए थे घन, तो घन में हम फलक की बात करते हैं। सबसे पहले फलकें कितनी होंगी, तो फलक बताया था, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, एक पीछे और एक सामने, कुल मिलाकर फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अगर हम किनारे गिनने की बात किए तो किनारे कितने होंगे, तो किनारों की बात करो तो ये किनारा 2, 4 लंबाई का, 4 चौड़ाई का और 4 ऊंचाई का, सभी के सभी 4 होंगे, तो किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अगर हम कोण की बात करते हैं, किसकी, कोण की, तो कोण टोटल हो जाएंगे हमारे पास कितने, देखो, एक ये, एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, टोटल कितने कोण है, 8। तो कोणों की संख्या कितनी है, टोटल 8 है। 8 कोण, किनारे 12 और फलक कितने, 6। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, एक फलक का क्षेत्रफल, तो अगर एक फलक के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो एक फलक अगर हम साइड में निकाल के देखें तो एक फलक आपको ऐसा दिखाई देगा। अगर एक फलक ऐसा दिखाई देता है तो इसकी ये भुजा भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, यानी कि एक वर्ग आपको दिखाई देगा। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब है कि हम स्क्वायर कर देंगे a का, तो एक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। ऐसे ऐसे 5 साइड और होंगे। अगर हम माने कि ये ऊपर का है तो नीचे का भी ऐसा ही प्लेट होगा, दाएं बाएं का भी ऐसा प्लेट होगा, पीछे का और सामने का भी ऐसा ही प्लेट होगा। तो अगर ऐसा प्लेट होगा तो हमें अगर संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो a स्क्वायर एक साइड का है, 6 साइड का चाहिए हमको, तो हम इसमें कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का। बच्चा एक फार्मूला और भी देखना है यहाँ पे, कभी कभी बोलता क्या है कि एक घन के आकार का डिब्बा है और ऊपर साइड से खुला है, तो 5 साइड का बचेगा, तो 5 साइड का निकालना हो तो 5a स्क्वायर निकालेंगे। और एक शब्द और देता है, पार्श्व। इस शब्द का मतलब समझना पहले, पार्श्व शब्द का मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ। जैसे कि किसी रूम में है तो रूम की जो दीवारें होती हैं उनको हम पार्श्व पृष्ठीय बोल सकते हैं। उनका जो पृष्ठ होगा वो क्या कहलाएगा, पार्श्व कहलाएगा। तो पार्श्व शब्द का मतलब समझ में आ गया क्या, ऊपर का छोड़ देंगे, नीचे का छोड़ देंगे, दाएं का, बाएं का, आगे का, पीछे का सब हम ले लेंगे, कुल मिलाकर के चारों साइड हम लेंगे। तो चारों साइड लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्व। उम्मीद करता हूँ आपको पार्श्व का मतलब समझ में आया होगा, कहीं भी कंफ्यूज मत होना। पार्श्व शब्द जहां पर भी यूज हो समझ लेना चारों तरफ की उसने बात की है। तो यहां पर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पार्श्व में 4 ही होगा, तो 4a स्क्वायर कर देंगे। तो ये तीनों फार्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए,
ये क्षेत्रफल से संबंधित फार्मूले हैं, ये क्षेत्रफल से संबंधित फार्मूले हैं। अगर हम बात कर ले इसी घन के आयतन की, तो घन के आयतन की बात करें तो उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा। क्योंकि सभी के सभी बराबर हैं, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब बन जाएगा। तो इसका भी फार्मूला यहीं पे लिख लेते हैं। घन का आयतन, तो घन का आयतन होगा ए मल्टीप्लाई बाई ए, बोले तो कितना, ए के पावर 3 भुजा क्यूब। दो बातें जो मैं आपसे कभी पूछा करता हूँ कि बताओ बच्चा क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है क्या। अगर आपसे हम बोले कि क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है सतह पर का स्थान। सतह पर का स्थान क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल उसी को बोलेंगे जो सतह पर जगह, जैसे कि ये बोर्ड हो गया पूरा, तो बोर्ड का ये जो पूरा सरफेस एरिया आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल। बोर्ड के ऊपर कितना जगह है वो बोलते हैं हम क्षेत्रफल, या फिर किसी भी तल के ऊपर जो जगह होता है उसको हम दिखाते हैं किससे, क्षेत्रफल बोल करके। ठीक, इसका मात्रक वो कि क्षेत्रफल है तो लंबाई चौड़ाई का मल्टीप्लाई होगा, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है हमेशा याद रखना, क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा स्क्वायर में आएगा। स्क्वायर मतलब कि मीटर स्क्वायर हो गया, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, या फिर मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या बात समझ में आ रही क्या। इसका मात्रक हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। और अगर हम आयतन की बात करें, आयतन शब्द की बात करें, ये तो क्षेत्रफल की बात हो गई। अगर हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन का मतलब होता है कि उस वस्तु ने कितना जगह घेर रखा है, या फिर उस वस्तु के अंदर कितनी जगह है। वस्तु द्वारा घेरी जगह, वस्तु द्वारा घेरी गई जगह क्या कहलाएगी, उसका आयतन। घेरा गया स्थान होना चाहिए था, ये थोड़ा फीमेल मेल का कॉन्सेप्ट, स्थान। ठीक, वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाएगा, आयतन। जैसे कि घन का आयतन है ए गुणते ए यानी कि कितना, ए के पावर 3। तो इसका जो मात्रक हम लिखेंगे, ये इसका जो मात्रक हम लिखेंगे वो क्या होगा, मीटर के पावर 3, या फिर सेंटीमीटर के पावर 3, या फिर मिलीमीटर के पावर 3। यानी कि जो आयतन होगा उसका यूनिट हमेशा डायमेंशन के यूनिट के क्यूब के बराबर होगा, यानी कि हमेशा उसके पावर हम 3 लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये था घन। सेम ऐसी संरचना है आपके पास घनाभ की। घन कंप्लीट हुआ, अब बात करते हैं घनाभ की। देखो बच्चा, अगर घनाभ की बात करें ना, वो भी लगभग घन जैसा ही होता है, बस ये लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। बढ़ जाएगी तो भुजाएं चेंज हो जाएंगी, सभी लंबाइयाँ बराबर नहीं होंगी, लेकिन कोण उतना ही रहते हैं। फलक एक दूसरे से अटैच में रहेंगे लेकिन 90 पर ही रहेंगे। आइए देखते हैं संरचना कैसे बनती है इसकी। ये एक घनाभ है आपके पास, आपके सामने जो दिख रहा है डायग्राम, एक घनाभ का है। तो इसमें ये वाली जो भुजा होती है, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा तीनों इक्वल नहीं होती। अगर इक्वल हो जाएंगी तो घन है, इक्वल नहीं हुई तो घनाभ है। यहाँ पे हमने लिखा ये लंबाई बड़ी भुजा को, और ये साइड की भुजा को हम लोग चौड़ाई लिख देंगे, और इस भुजा को हम लिख देते हैं कितनी, ऊंचाई। लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई, तीनों डायमेंशन हमने यहाँ पे लिख दिया। तो सेम ये जो बात करेगा ना, जैसे कि मैंने घन में किया था, फलक कितने हैं, यहाँ पे फलक कितने, किनारे कितने हैं, कोण कितने हैं, तो सेम यहाँ पे कंडीशन यहाँ पर भी वही है। अगर हम फलक की बात करें तो फलक यहाँ पर भी 6 होंगे,
अगर हम किनारे की बात करें तो किनारे यहाँ पर भी 12 होंगे। अगर हम कोनों की बात करें तो कोन यहाँ पर भी कितने होंगे, आपके 8 होंगे, कोन 8। जरा समझना इसके डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो घनाभ में लंबाई होती है जिसको L से दिखाएंगे, चौड़ाई होती है जिसको हम लोग B से दिखाएंगे, और ऊंचाई होती है जिसे हम लोग H से दिखाएंगे। लाइव क्लास में छींक आने का मतलब है कोई तो याद कर रहा है। ओके बच्चा जल्दी ही आ जाएंगे हम लोग 6:30 बजे। आप लोग देखना ना भूलिएगा, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, फार्मूले से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको। चलो देखो, घनाभ की बात करें, फलक, किनारे और कोण आपको पता हो गए, और फलक, किनारे, कोण पता हो गए। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में 2-3 चीज़ें हमको देखनी है यहाँ पे। पहले बात, ऊपर का नीचे का क्षेत्रफल इक्वल होगा। ऊपर वाले में लंबाई गुणित चौड़ाई है, ऊपर एक आयत बनेगा, नीचे भी एक आयत बनेगा। इस फलक को भी एक आयत बोलेंगे, इस फलक को भी एक आयत बोलेंगे, यानी कि सभी फलकें जो होंगी वो आयताकार होंगी। यानी कि जो फलक है वो फलक कैसा होगा बच्चा, आयताकार। फलक कैसे होंगे, आयताकार होंगे। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ऊपर का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। नीचे का भी उतना होगा तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी में जोड़ेंगे पीछे का, पीछे लंबाई और ऊंचाई है। साइड की बात करें तो चौड़ाई और ऊंचाई है, तो इस साइड भी चौड़ाई ऊंचाई, इस साइड भी चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि चौड़ाई गुणित ऊंचाई। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस साइड भी है इस साइड भी है। और आगे हम और निकालेंगे, ऊपर का नीचे का ये हुआ, ठीक, दाएं साइड का बाएं साइड का ये जोड़ा मैंने, एक का निकाला, दूसरा वाला भी वैसा होता है तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 गुणित B इंटू H। अगर हम पीछे की बात करें तो उसमें आपको ये दिखेगा लंबाई और ऊंचाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे का एरिया मिलेगा आपको, यानी कि लंबाई गुणित ऊंचाई। और नीचे बोल रहे हैं पीछे का भी इतना है और इस साइड का भी इतना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड का हमने ले लिया। क्या करना है, सब में 2 कॉमन दिख रहा है बच्चा, कॉमन कर लो। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, लंबाई चौड़ाई का गुणा, यहाँ पे चौड़ाई ऊंचाई का गुणा, यहाँ पे ऊंचाई और लंबाई, यानी कि लंबाई और ऊंचाई का गुणा बचा। तो ये होगा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बोले तो कहाँ का, सभी ओर का। क्षेत्रफल बोले तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कैसा है बच्चा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये। तो क्षेत्रफल में अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो यहाँ यही फार्मूला होगा, नोट कर लीजिएगा इसको, 2LB प्लस में BH प्लस में LH, ये हो गया फार्मूला। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात होती है, जो नया फार्मूला इसका बना है, नया फार्मूला मतलब कि ऊपर का हमने, जैसे कि आपके घर का रूम होता है तो आप रूम समझ लीजिए, रूम का ऊपर और नीचे अगर छोड़ दें तो चारों दीवारें बचेंगी और उसको हम बोलेंगे पार्श्व। इसका कॉन्सेप्ट आपने पीछे समझाया आपको अभी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम केवल दाएं बाएं का, पीछे का और सामने का लेंगे, ऊपर नीचे का छोड़ देंगे। तो ऊपर नीचे का छोड़ने का मतलब क्या है कि हमने लंबाई और चौड़ाई इनका गुणा हमने छोड़ दिया। लंबाई चौड़ाई का हमें गुणा नहीं लेना है, हमें किसका किसका लेना है, तो हमें लेना है बच्चा केवल पीछे साइड का लंबाई गुणित ऊंचाई और बाएं साइड का चौड़ाई गुणित ऊंचाई, 2 बार आपको लेनी है। यानी कि आपको पीछे का लंबाई गुणित ऊंचाई और सामने का भी हो जाएगा, बस इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2 का। पीछे का सामने का ये चीज़ कुल मिलाकर यहाँ पर देख लो बच्चा, ये ऊपर नीचे का था, इनको छोड़ करके इन दोनों को हमें लिख लेना है, यही पार्श्व होता है। तो 2 लंबाई चौड़ाई, 2 लंबाई गुणित ऊंचाई, LH हो गया, ये BH बचा है, तो 2 गुणित B इंटू में H। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला पहले लिखते हैं,
तो यहाँ बचेगा बी एच प्लस में एच एल। दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, एच कॉमन है तो एच को भी बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। तो 2 गुणते एच, एच बाहर निकाल लिया तो क्या बना इधर, लंबाई प्लस में चौड़ाई। कितना बना, लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो ये क्षेत्रफल है आपके पार्श्व पृष्ठीय का, मतलब कि घनाभ का अगर आपसे कोई पूछे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा 2 गुणे में ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगली बात देखना, इस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक नाम और देते हैं, क्या, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आप यही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज करें, काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा बच्चा बात आता है कि घनाभ का आयतन कितना होता है। घनाभ का आयतन, तो घनाभ के अगर हम आयतन की बात करें तो घनाभ के आयतन में अगर हम तीनों डायमेंशन का गुणा कर दें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, तो मिल जाएगा। तो घनाभ का आयतन जो होगा वो होगा लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। परिमाप की बात करते हैं, किसका परिमाप, घनाभ का। तो घनाभ का परिमाप, तो घनाभ के अगर हम परिमाप की बात करें, पैरामीटर की बात करें, तो ध्यान से देखना बच्चा, एक ऊंचाई ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 4 बार ऊंचाई मिलेगी आपको, 4 बार चौड़ाई मिलेगी, एक ये एक ये एक ये और एक ये, 4 चौड़ाई हो गई और 4 ही लंबाई होगी, 1 2 3 4। तो 4 बार हम जोड़ेंगे क्या, लंबाई, 4 बार जोड़ेंगे क्या, चौड़ाई, और 4 ही बार जोड़ेंगे क्या हम, ऊंचाई। सब में 4 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 4 कॉमन अगर लेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन तीनों को जोड़ करके हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो घनाभ का परिमाप मिल जाएगा हमको। इसके अलावा समझिए, घनाभ में सबसे लंबी छड़ क्या रखी जा सकती है। घनाभ का विकर्ण पूछा जाता है बच्चा आपसे। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण जैसे कि आप निकालते हो, निकालने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है और आपके लेवल का नहीं है। तो घनाभ का अगर विकर्ण की बात करें तो आप रूट में निकाल लेना, तीनों भुजाओं का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये होगा घनाभ का विकर्ण। और घनाभ का जो विकर्ण है ये सबसे बड़ी छड़ है, सबसे घनाभ के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़। ये स्पेशल बात है, ध्यान देना। कभी पूछा जाता है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, बताइए कि इसमें कितनी बड़ी छड़ रखी जा सकती है जो कि एकदम सीधी हो, बड़ी हो। आई होप दैट कि आपको घन और घनाभ से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे हम देखेंगे शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला।